हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनेक्स क्लासेस जीके। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th का भूगोल मतलब ज्योग्राफी। तो आज का हमारा थर्ड चैप्टर का पार्ट 2 है। पहले चैप्टर में हमने जाना था अपवाह क्या होता है और नदियाँ क्या होती हैं, भारत में कितने प्रकार की नदियाँ हैं और कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो नदियों के बारे में सारी जानकारी हमने ली थी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं झीलों के बारे में। झीलें क्या होती हैं और कौन सी झील कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि झीलें क्या होती हैं। तो पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। ठीक है, तो झील क्या होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई गड्ढा है और यहाँ पर बहुत सारा जल इकट्ठा हो जाता है। किसी गड्ढे में कोई बहुत सारा जल इकट्ठा हो जाता है और इस गड्ढे के आसपास का एरिया जो है वो ज़मीनी एरिया है। कैसा है, आसपास का जो एरिया है वो ज़मीन है। तो इस गड्ढे में अगर बहुत सारा जल इकट्ठा हो जाता है तो इसी का नाम जो है वो झील रख दिया जाता है। तो ये क्या है, एक झील बन जाती है। तो झील का जो बनती है वो इसी तरीके से बनती है। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है। ठीक है, समुद्र द्वारा नहीं, समुद्र कहा जाता है। जो बड़े आकार की झीलें होती हैं उनको समुद्र कहा जाता है, जैसे कि कैस्पियन झील, मृत सागर और अरब सागर। तो ये भी क्या है, बड़े एरिया में फैली हुई झीलें हैं। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न हैं। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं। अधिकतर झीलें कैसी होती हैं, स्थायी होती हैं, तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे कि अंतर्देशीय अपवाह और अर्ध शुष्क। ठीक है, कुछ झीलें ऐसी होती हैं जिनमें हमेशा पानी भरा रहता है, कुछ झीलें ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ वर्षा ऋतु के टाइम पर ही पानी देखने को मिलता है। क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें, जहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों और बर्फ चादर की क्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है। तो जो झीलें हिमालय की तरफ हैं वहाँ पर पानी हमेशा 12 मास रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हिमानियाँ है, वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है तो बर्फ़ पिघलती है और पानी कहाँ, झीलों में आ जाता है। जबकि जो प्रायद्वीप भारत है वहाँ पर जो झीलें हैं तो वहाँ पे पानी कहाँ से आता है, वर्षा का पानी आता है। तो जब वर्षा नहीं होती है तो वहाँ की झीलों का पानी सूख जाता है, नदियों का पानी भी वहाँ पे सूख जाता है। तो जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण किससे होता है, वायु, नदियों और मानवीयकरण क्रियाकलापों के द्वारा होता है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। तो देखिए, अब यहाँ पे कहने का मतलब है विसर्प झील के क्या होती है। तो विसर्प के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि इसी चैप्टर का पार्ट है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरीके से कोई नदी आ रही है, तो जब ऐसे नदी आती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इस नदी को हम कहते हैं विसर्प कहते हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लिया ये वाला हिस्सा कट जाता है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से अलग हो जाता है और ये हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। जब ये हिस्सा इस तरीके का देखने को मिलता है तो इसी को कहा जाता है गोखुर झील। क्या हो जाएगा, जब नदी आ रही है तो ये वाला हिस्सा हट जाएगा, पानी तो इसमें भी होगा और ये पानी सीधा चला जाएगा, तो इसमें जो पानी आ जाता है ये हट जाता है, तो इसको कहा जाता है गोखुर झील। ठीक, तो विसर्प जो नदियाँ होती हैं उन्हीं से गोखुर झील जो है वो बनती हैं। ठीक है, स्पट तथा बार तटीय क्षेत्रों में लगून का निर्माण करते हैं। किसका, लगून का निर्माण करती हैं। चिल्का झील, पुटिकट झील तथा कुल्लेरू झील कैसी हैं, लगून झील हैं। ठीक है, लगून झील जो होती हैं ये खारे पानी की झीलें होती हैं और ये कहाँ पर होती है, समुद्र के किनारे होती हैं। जब समुद्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है या फिर वहाँ पे ज्वार भाटा आते हैं तो उसकी वजह से पानी ऊपर उठता है और तटीय मैदान के बहुत दूर तक पानी फैल जाता है, तो जिसकी वजह से झीलें बन जाती हैं। और वो पानी कहाँ जाता है, उन्हीं झीलों में चला जाता है, समुद्र का खारा पानी। तो उससे बनने वाली जो झीलें होती हैं उनको लगून झील कहा जाता है। और चिल्का झील जो है, जो कि उड़ीसा में है, भारत की सबसे बड़ी एक लगून झील है। ठीक है, पुलिकट झील कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सावर झील, तो सावर झील कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। जो लवण जल वाली झील है, कैसी है, लवणीय जल वाली झील है, खारे पानी की झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है, क्योंकि सावर झील में जो है वो नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है,
मीठे पानी की अधिकांश झीलें कहाँ पर पाई जाती हैं? हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनाई जाती हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये तब बनती हैं जब हिमानियों में कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई हो। तो कहने का मतलब है ये जो हिमानी झील है ये तब बनती है जब हिमालय जो है वो पिघलते हैं, उन पर बड़ी बर्फ जो है वो पिघलती है। ठीक है। किसी क्षेत्र में शिलाओं तथा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंद गए हैं। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील, ठीक है, तो ये क्या है? ये मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। भूभर्गीय क्रियाओं से बनी है। किससे बनी है? भूभर्गीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे की पानी झील कौन सी है? वुलर झील है, जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और कुछ और भी प्राकृतिक झीलें हैं, जैसे कि डल झील हो गया, भीमताल हो गया, नैनीताल हो गया, लोकताल हो गया, बाड़ा पापी हो गया, और अन्य कुछ मीठे पानी की झीलें भी हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है। तो ये देखिए लोकटक झील है यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए पानी इस तरीके से यहाँ पे इस गड्ढे में पानी भरा हुआ है, और आसपास का जो एरिया है ये कैसा है? जमीनी एरिया है। तो ये कौन सी झील है? लोकटक झील है। कौन सी है? लोकटक झील है। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने में भी झीलों का निर्माण हो जाता है। तो जल विद्युत उत्पादन के लिए जब हम बांध बनाते हैं उस टाइम पर भी झीलों का निर्माण हो जाता है। जैसे गोविंद सागर झील कहाँ पर है? तो भांगड़ा नागल परियोजना पर है। ठीक है। गोविंद सागर झील कहाँ पे? भांगड़ा नागल परियोजना पर है, उत्तर प्रदेश में। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को क्या करती है? सुचारू रूप में सहायक करती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है। झीलें अगर अधिक वर्षा होती है तो नदियों का पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि झीलों में चला जाता है। ठीक है। तो बाढ़ को भी रोकते हैं तथा सूखे मौसम में ये अपने पानी के बहाव को संतुलन करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। ये आसपास के क्षेत्र में जलवायु को सामान्य बनाकर रखती हैं, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती हैं। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ावा भी देती है। ठीक है। परितंत्र को संतुलित रखती हैं झीलें, और सुंदरता और पर्यटन को बढ़ावा देती हैं, जिससे कि मनोरंजन भी प्रदान होता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये बातें जो है झील के बारे में बताई गई हैं। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में कि जो अपवाह तंत्र में हमने पढ़ना था, दो चीज़ें, एक तो नदियाँ पढ़नी थी, दूसरा झील पढ़ना था। अब बात करते हैं कि नदियों का जो है वो अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। ठीक है। तो नदियों का क्या महत्व है? हम सब जानते हैं कि अगर नदियाँ होंगी तो उससे नहरें बनेंगी, नहरें बनेंगी तो उससे क्या होगा? सिंचाई के काम होंगे, और सिंचाई होगी तो सिंचाई कहाँ होती है? फसलों के लिए होती है, जहाँ से अनाज उगता है। ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से लिए लाभदायक होती है। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। लोगों ने हमेशा चाहा है कि वो नदियों के किनारे बसे रहें, जिससे कि उनको पानी की व्यवस्था होती रहे और उनकी कृषि भी वहाँ से होती रहे। और पानी के तो कई सारे उपयोग हैंगे, अनलिमिटेड। ठीक है। तो उनको आसानी से पानी प्राप्त होता रहे। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल में ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। जो गांव पहले नदियों के किनारे हुआ करते थे, अब वो बड़े बड़े शहर बन चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की सूची तैयार करें जो नदी के किनारे स्थित हैं। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। किंतु भारत जैसे शहर के लिए, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या की जीविका कृषि पर निर्भर करती है, वहाँ नदियों से सिंचाई होती है, नौ संचालन होता है, जल विद्युत का निर्माण होता है। तो इन सब क्रियाकलापों में जो है वो नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे लिए नदियाँ जो हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। नदी प्रदूषण है के बारे में, तो हमें नदी प्रदूषण नहीं करना है, किस तरीके से रोकना है। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता अधिक प्रभावित हुई है, जिसके परिणामस्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है। ठीक है। बहुत ज़्यादा जल नदियों से लिया जाता है, इसका आयतन घटता जा रहा है। और दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण करना
और अपघृत कचरे का नदी में मिलते रहते हैं। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, कचरा फेंक देते हैं नदी में। जो इंडस्ट्री होती हैं वो अपना गंदा पानी नदी में बहा देती हैं, जिससे नदियों का जल कैसा हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है, नदियों को गंदा करता है। नदियों में जीव जंतु रहते हैं, मछली, मेढक, ये सब रहते हैं, तो इनको भी प्रॉब्लम होती है उस प्रदूषण से। उदाहरण के लिए समुच्च जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले शहरों को गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता। अनेक नदियों में प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक योजनाएं भी चलाई जाती हैं। ठीक है, आपने कभी ऐसी कोई योजना के बारे में सुना हो जो नदी को साफ करने के लिए चलाई गई हो? नदी के प्रदूषित जल में हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार कीजिए। तो ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर इतना ही था, यहाँ पर कंप्लीट होता है। और यहाँ पर देखिए एक योजना के बारे में भी बताया गया है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि कौन कौन सी नदियाँ पढ़नी थी, तो हम वो चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पहले वाले पार्ट में कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और कौन सी झील कहाँ पर है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही है। आई होप आपको पसंद आया होगा। कोई भी वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर किया करें, अच्छी लगती है तब भी कमेंट कर दिया करें। ठीक है, थैंक यू।